नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है ज़िंदगी मिलेगी दोबारा और इस कहानी के 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 13वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 13वें पार्ट को शुरू करते हैं। अभी अब इस बाज़ार में कैश में हाथ लगाना बहुत जोखिम भरा है। बैंक से सीधे तौर पर लोन लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं शून्य ब्याज पर कुछ उधार लेना चाहता हूँ। मैं इसे 1 या 2 साल में वापस कर दूंगा। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरह का कदम केवल व्यापारिक पूंजी जुटाकर अपनी पत्नी और बच्चों को वापस पाने की कोशिश के लिए है। वाह! यह तो अच्छा है। तुम मुझसे कितना पैसा चाहते हो? मैं अगले महीने शादी कर रही हूँ। तुम्हें पता है कि खर्चे हैं। और शादी के बाद भी, अवनी ने अपने भैया की बातों के बीच में ही कहा। इतने लंबे समय के बाद संपत्ति को कम करके आंकने का कारण अवनी के लिए अब स्पष्ट हो गया था। हालांकि भैया का आज का यह गुप्त चरित्र उसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन वह कठोर वास्तविकता पूछने के आग्रह का विरोध नहीं कर सकती। भैया, क्या इसलिए आप मेरे पिता द्वारा लिखी गई संपत्ति से मुझे बेदखल करना चाहते थे? अपनी बहन के मुंह से यह सवाल सुनकर कुणाल जैसे चौंक गया। वह अंदर ही अंदर मरे जा रहा था। वह कैसे कह सकता था कि काव्य की बातों में आकर ही उसने यह सारी योजना बनाई थी। हाँ, उसने धुंधले स्वर में उत्तर दिया, लेकिन अस्पष्ट शब्द भी अवनी के कानों तक पहुंच गए। जवाब में केवल एक आह निकली। मुझे पैसे की राशि बताओ, मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन एक बात कहूं भैया, दूसरे के अधिकारों को अन्याय से कभी नहीं छीनना। आखिरी बात कहते हुए अवनी की आवाज कांप उठी। और तुम माँ के पास जा सकते हो और उन्हें बता भी सकते हो। एक ठंडी हवा के झोंके से कुणाल का बोझिल मन ठंडा हो गया। अपनी बहन को काव्या के मानकों पर नापने की नाजुक भावना भी टूट गई। मन ही मन उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छा, चलता हूँ। मैं बाद में तुम्हें कितने पैसे चाहिए बता दूंगा, कुणाल ने अवनी की तरफ से जाते हुए कहा। दूरी के कारण अवनी ने भैया के मुंह से निकले अंतिम शब्द नहीं सुने। ऐसे ही वह हमेशा करता था। जन्मजात आदत है ये उसकी। उसी समय बगल में रखे मोबाइल फोन ने जोर जोर से अपने अस्तित्व की घोषणा की। अवनी की भुएं फड़क गई। डिजिटल स्क्रीन पर आलोक का नाम आते देख उसे थोड़ा अच्छा लगा। हाँ, कहो आलोक, खाना हो गया? और खाना? मैं अब थाने की ओर दौड़ रहा हूँ। कुछ समय पहले विवान के नंबर से रघु ठक्कर की लोकेशन ट्रैक हुई है, आलोक ने हाँफते हुए से जवाब दिया। उसकी आवाज़ से पता चलता है कि आलोक बहुत उत्साहित है। कैसे मिला लोकेशन? अवनी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। आलोक ने एक सांस में ही बिना रुके कहा, उस आदमी ने विवान की निजी नंबर पर फ़ोन किया था। पायल ने अभी अभी नंबरों की सूची भेजी है। उस आदमी ने आज सुबह से 5 बार विवान को फ़ोन कर दिया है। अरे वाह! आखिरकार दोनों के बीच कनेक्टिव लिंक मिल ही गया, अवनी ने सांस छोड़ते हुए कहा। लेकिन मेरा मतलब, विवान ने उसे अपने पर्सनल नंबर पर कॉल करने दिया? अरे, विवान मान के बैठा है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और हम हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि उसे लगता है कि कोई सुराग या सबूत नहीं है। अंत में आलोक ने कहा, और तुम जानती हो आश्चर्यजनक बात क्या है? क्या? अवनी ने असीम जिज्ञासा से पूछा। इतने लंबे समय बाद हल्की सी ही सही, लेकिन सबूत पाकर उसका दिल खुशी से भर गया था। रघु ठक्कर का सिम लोकेशन के साथ पिछले 2 या 3 दिनों से एक और सिम लोकेशन ट्रैक हुआ है। हालांकि अब वह सिम बंद हो गया है। मुझे लगता है कि सिम को मोबाइल से हटा दिया गया है, आलोक ने अवनी से कहा। मेरा अनुमान है कि विवान रघु ठक्कर के साथ मिलने 2-3 दिन पहले बेगूसराय आया था। मुझे बार बार यह लग रहा है कि उसकी व्यापार यात्रा पूरी तरह से झूठी है। और आश्चर्य की बात यह है कि रघु ठक्कर की पत्नी को इस अज्ञात सिम से फ़ोन किया गया था। मैं कुछ समझी नहीं, अवनी ने आलोक की बातों को ना समझते हुए कहा। मेरा मतलब है, रघु ठक्कर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर इधर उधर घूम रहा है। पायल ने विवान के व्यक्तिगत कॉल इतिहास से रघु ठक्कर के बैच नंबर को पहचान की है। व्यावसायिक संपर्क तो बनाए रखना ही होगा। हालांकि विवान को मोबाइल ट्रैक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आज पूछताछ में भी पायल ने उससे ज़्यादा जिरह नहीं की। मैंने ही पायल से कहा था कि उस आदमी को ज़्यादा परेशान मत करना। आलोक बहुत देर तक लगातार बात करने के बाद हाँफने लगा।
सांस लेने के लिए एक पल रुकते ही अवनी ने कहा, फिर क्या हुआ? रघु ठक्कर का नंबर 1 या 2 दिन पहले बंद हो गया था। ध्यान दो कि विवान भी 1 दिन पहले ही एक व्यापारिक यात्रा के बहाने घर लौटा था। इसलिए मुझे लगता है कि वह आदमी कहीं और नहीं गया था, बल्कि बेगूसराय ही में ही था। फिर काम हो जाने के बाद एक अच्छे आदमी की तरह घर जाकर झूठी कहानी गढ़ी और अपने डिवाइस का अपने पर्सनल नंबर चालू किया। आलोक के मुंह से ये शब्द सुनते ही अवनी का सर चकरा गया। लोगों के दिमाग में ऐसा प्लॉट कैसे आता है? विवान रघु ठक्कर के नंबर ऑन कर बेगूसराय में काम किया, फिर आवश्यक काम निपटा कर सिम को बंद कर दिया और अपने घर लौट आए और अपना सिम चालू कर लिया। उफ, यह तो पूरा ही क्रिमिनल माइंडेड वाला आदमी है। अवनी ने बड़ी चिंता से कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि वह गुमनाम सिम किसका था? आलोक ने अवनी से पूछा। किसका था? रघु ठक्कर का। और इस नंबर का पीड़िता लड़की को कॉल करने के लिए किया गया था, जिसने आत्महत्या की थी। लेकिन सिम का इस्तेमाल विवान करता था। मेरा मतलब है कि तुम्हारे अनुसार विवान ही रघु ठक्कर के नंबर का इस्तेमाल करता था जब वह बेगूसराय में था। अवनी बहुत हैरान थी। तो क्या विवान ही रघु ठक्कर की पत्नी को फोन कर रहा था? अवनी की बातें सुनकर आलोक की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी हवा बह निकली। सचमुच यह सरल सत्य पहले उसके दिमाग में क्यों नहीं आया? लेकिन घूम फिर कर मामला वापस उसी जगह आकर रुक जाता है। सिम तो तब भी रघु ठक्कर के नाम पर ही रजिस्टर्ड था। तुम बिल्कुल सही हो। आलोक अवनी की प्रशंसा से उत्साहित थे। अब हम विवान को पकड़ सकते हैं। अपनी पत्नी को बेचने के अपराध के लिए, रघु ठक्कर के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए। आलोक जब बेगूसराय थाने के स्थानीय प्रभारी के पास पहुंचा तो दिन के उजाले धीरे धीरे थमने लगे थे। पश्चिम में डूबते सूरज की मिठास को देखकर उन्हें याद आया कि सुबह 5-6 पराठे खाने के बाद उसने अभी तक और कुछ भी नहीं खाया। दिन भर इधर उधर भागते भागते और अपनी माँ की तबीयत की चिंता करते हुए भी जब उसे विवान की कनेक्टिंग लिंक मिला तो थकान के पंजे आलोक के जिद्दी दिमाग को आसानी से निगल नहीं पाए। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि पहले ही दिन बेगूसराय में उसे इतनी सफलता मिलेगी। लेकिन उसके अवचेतन मन उसे कह रहा था कि इस कुख्यात और अभेद्य शहर में कई चीजें अभी भी छिपी हुई हैं। इसलिए वह ना चाहते हुए भी बिना खाए पिए इधर उधर भाग रहा है। नमस्कार। थाने में प्रवेश करते ही वृद्धिधारी पुलिस अधिकारी ने सामने रखी कुर्सी की ओर इशारा किया और आलोक बैठ गया। उसके भूरे तैलीय चेहरे की से बाहर झांकती हुई दाढ़ी। आलोक ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, आज हमारे राज्य से एक कनिष्ठ अधिकारी आ रही हैं। वह मेरी अनुपस्थिति में काम संभालेंगी। तब तक मुझे कुछ और चाहिए। देखिए, रघु ठक्कर के घर से कुल 40 सिम कार्ड बरामद हुए हैं, साथ ही 20 ब्रांडेड मोबाइल, अनगिनत कैमरे और मेमोरी कार्ड। अधिकारी ने एक के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तस्वीरें दिखाते हुए कहा। 20 मोबाइल। अधिकारी की बात सुनकर आलोक लगभग चिल्लाया। एक छोटे से ठेकेदार मजदूर ने 20 मोबाइल कैसे खरीद लिए? खरीदे नहीं हैं, अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा। फिर जिज्ञासा को दबाने में असमर्थ आलोक ने फिर से प्रश्न पूछा। उसके मन में उस समय तक सारा बवाल पक चुका था। वह अपने करियर में पहली बार इतने जटिल मामले को संभाल रहे हैं, वो भी जीरो से। वो एक के बाद एक विवान की तीक्ष्ण बुद्धि की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। कहने की जरूरत नहीं है कि प्रतिद्वंदी के मजबूत और काबिल होने पर प्रतियोगिता का मजा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादातर चोरी के हैंडसेट है। अवैध रूप से स्थानीय लोगों की पॉकेट मारी कर इनको इकट्ठा किया गया है, अधिकारी ने हल्की हंसी के साथ कहा। फिर फोन के मालिक का सिम को ब्लॉक करना और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने से पहले फोन मालिक के हैंडसेट से वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। कई जीमेल्स खातों पर प्रत्येक मोबाइल 5 या 6 सोशल मीडिया अकाउंट, प्रत्येक खाते से नए वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं मोटे धन के माध्यम से, और सारा दोष चोरी हुए मोबाइल फ़ोन के मालिक पर पड़ता है। आलोक अच्छी तरह से समझ गए थे कि किस तरह की वीडियो की बात कही जा रही है। फिर वह कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। शायद गैंगस्टर के दिमाग की स्पष्ट विचार पैदा करने की पूरी कोशिश को देखा जा रहा है। कितना शातिर दिमाग है। वीडियो अपलोड होने पर भी मुख्य गिरोह संपर्क से बाहर।
लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति का सम्मान हर तरफ से दांव पर लगेगा। समाज के सामने स्वाभिमान खोने के डर के अलावा पुलिस के तनाव से जीवन दयनीय हो जाएगा। ग्रामीण इलाकों में कम पढ़े लिखे लोग थाने में आकर रिपोर्ट लिखवाने में काफ़ी समय लगा देते हैं। इस बीच इस गिरोह के लोग बिना किसी चिंता के चुराए गए फ़ोन से वीडियो अपलोड करने में लगे रहते हैं। देखिए, यहाँ कुछ नमूना है। आलोक को एक विशिष्ट मेमोरी कार्ड देते हुए अधिकारी ने कहा, सभी मेमोरी कार्ड्स रेस्ट्रिकेटेड एक्स क्लिप्स से भरे हुए हैं। यही उनका व्यवसाय है। आलोक ने अधिकारी से चिप ली और हाथ में लेकर थोड़ा घुमा फिरा कर देखा। सोचने लगा, हाथ में पकड़े यह छोटी सी चीज में हजारों लोगों के विनाश की साक्षी है। तो वह अचानक भ्रमित हो गया। उसे अवनी के फोन पर नहाने का धुंधला सा दृश्य याद आ रहा था। इस साजिश में कई लोगों के जीवन का सबसे गुप्त अध्याय उसकी जानकारी के बिना ही उजागर हो जाते हैं। आलोक ने आह भरते हुए अधिकारी को मेमोरी कार्ड वापस थमा दिया। फिर कहा, इतने कम समय में इतनी बड़ी और जटिल जांच की प्रगति वास्तव में काबिले तारीफ है। आपको शुभकामनाएं। यह जांच पिछले 3 साल से चल रही है। 3 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं है, अधिकारी ने आलोक की बातों के बीच में ही कहा। फिर चिप को रखते हुए उसने आलोक के माथे पर बल पड़ते देखा। मेरे आने से पहले जो इस मामले का प्रभारी था उसका तबादला कर दिया गया और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर महिला ने आत्महत्या नहीं की होती तो इस बार फाइल बंद हो जाती। इसका मतलब सरकार मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है। आलोक के मुंह से अनजाने में ही कड़वी सच्चाई निकल गई। आधुनिक समाज के सबसे गुप्त कलंक को बेनकाब करना बुद्धिमानी की बात ना होने पर भी वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। आलोक की बातों का पूरा समर्थन करने के बावजूद भी अधिकारी टस से मस नहीं हुए। हाँ और ना के इधर उधर सिर हिलाते हुए उसने अपनी पीठ को बचाने के लिए कहा, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से क्या फायदा। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले यह धंधा रोकना आसान नहीं है। जब देश के युवा और युवतियां खुद ही इस चक्र में शामिल हो रहे हैं तो हम करें तो भी क्या करें। युवा, आलोक ने अधिकारी की बात के बीच में ही कहा, लेकिन रघु ठक्कर तो लगभग अधेड़ है। लेकिन जिनकी वीडियो शरीर कला का उपयोग करके बनाए गए हैं वे तो युवा हैं। कच्चे पैसे के लिए स्कूल और कॉलेज के बच्चे इस चक्र में खुद को शामिल करते हैं। इस व्यवसाय की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए इस पीढ़ी को भी धकेला जा रहा है पैसे के लालच से विनाश की ओर। टेबल पर पड़े पेपर वेट को पलटते हुए अधिकारी ने कहा, बीमारी होने का भी कोई डर नहीं है, दिखाना तो शरीर है, इसलिए अपना चेहरा छुपाकर शूटिंग के कारण घर में पकड़े जाने का भी डर नहीं है, केवल लाभ ही लाभ है। अधिकारी की बातें सुनकर आलोक का दिमाग खराब हो गया। चंद पैसों के लालच में यह वर्ग युवा का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हट रहा है। इतनी नीच मानसिकता, यौवन को धन का लोभ दिखाकर अंधेरे में घसीटना, अपने परिवार को प्रेम में फंसाकर उत्पाद बनाना, और कितना नीचे गिरेंगे वो लोग। रघु ठक्कर ने इतने सिम कार्ड और खातों का उपयोग करके पुलिस की आंखों में धूल डालने की कम कोशिश नहीं की। लेकिन मैं भी बंदा चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैंने उस नंबर की एक सूची बनाई है जिन्हें कम से कम 10 बार कॉल किया गया था। हालांकि मैं सभी नंबरों की पहचान नहीं कर सका, लेकिन मुझे जल्द ही पूरी सूची मिल जाएगी और मैंने चैट बॉक्स से डिलीट किए हुए मैसेज भी पुनः प्राप्त कर लिए हैं, अधिकारी ने कहा और कुछ प्रिंटेड कागज आलोक की तरफ बढ़ा दिए। यह कहने की जरूरत नहीं है कि डिलीट किए गए मैसेज चैट बॉक्स अथॉरिटी के माध्यम से पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। कागज हाथ में आते ही आलोक लगभग हमलावर की तरह उस पर गिर पड़े। एक के बाद एक नंबर देखने की बारी पूरी रफ्तार से चल रही है। एक एक करके नंबरों पर पलक झपकते ही आलोक की आंखें एक जगह पर अटक गई। सर, एक पेंसिल दीजिए तो। अधिकारी से पेंसिल अपने हाथ में लिया और विशिष्ट संख्या को रेखांकित किया। फिर दूसरा नंबर, फिर 98351। यह नंबर तो रघु ठक्कर के नाम से रजिस्टर्ड है। आलोक ने अपने पहले विशिष्ट नंबर की पहचान की और कहा, हालांकि इस नंबर का इस्तेमाल विवान गुप्ता नाम के एक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था जो मेरी मंगेतर मिस अवनी सिहा को नियमित रूप से इस नंबर के इस्तेमाल से परेशान करता था। वास्तव में उसके नहाने के कुछ अश्लील दृश्य भी कैद कर उसे भेजी गई थी। क्या? फिर
अधिकारी ने बड़े आश्चर्य से कहा। बाद में खाता हटा दिया गया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यही नंबर से रघु ठक्कर की दिवंगत पत्नी को भी कॉल किया जाता था। इसलिए मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि यह विवान गुप्ता ही थे जो कॉल कर रहे थे। सिम टावर लोकेशन से पता चलता है कि कुछ दिन पहले यह नंबर रघु ठक्कर की सीमा के कुछ मीटर भीतर ही था। 98351 पहले नंबर को बड़बड़ाते हुए अधिकारी ने कहा। अर्थात रघु ठक्कर का दूसरा नंबर विवान पुलिस को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया करता था। फिर आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि नंबर रघु ठक्कर के नाम दर्ज है, इसलिए इस बात का कोई सबूत नहीं है कि विवान ने फ़ोन किया था या नहीं। इसलिए भले ही मुझे शुरुआत में कनेक्टिव लिंक नहीं मिला, लेकिन आपने इसे आसान बना दिया। आलोक ने रेखांकित दूसरे नंबर पर अपनी उंगली रखी। 92346 ये दूसरे नंबर विवान के नाम से पंजीकृत है। इसी नंबर के साथ रघु ठक्कर ने इस महीने लगभग 700 मिनट बात की है। उसने कागज को अधिकारी की ओर आगे बढ़ाया, फिर एक और नंबर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तीसरा नंबर मिस अवनी सिहाग का है, यानी मेरी मंगेतर का, जिस पर विवान ने अश्लील क्लिप भेजकर परेशान कर किया था। हालांकि इस काम के मुख्य अवनी के पहले पति विशाल हैं, लेकिन उस आदमी ने सजावट के उद्देश्य से उसके बाथरूम में कैमरा लगा दिया था। आलोक ने अधिकारी को सबूतों की तस्वीर दिखाई। अब आलोक के दिमाग में पूरे सर्कल का नेटवर्क स्पष्ट हो रहा था। यह नील चक्र पूरे राज्य में और पड़ोसी राज्य में भी फैला हुआ है, जिसमें 2 लोग शामिल हैं, वो विवान और विशाल ही थे, जो दोनों भाईचारे के पवित्र बंधन में हैं। रघु ठक्कर का गुप्ता परिवार में बचपन बीता है, इसलिए विशाल और विवान के साथ संबंध का सूक्ष्म बंधन यह साबित करता है कि रघु का इस नील चक्र से गहरा नाता है, और विशाल भी बाथरूम में महंगे कैमरे लगाने के कारण इस गतिविधि में समान रूप से शामिल हैं। लेकिन विवान अपने भाई के नाम को ही अवनी के सामने बदनाम क्यों किया, जो खुद इस षड्यंत्र में बराबर का हिस्सेदार है? साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट में विवान के किरदार का यह पहलू आलोक के सामने नहीं खुल रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि परिवार का एक सदस्य दूसरे सदस्य के नाम पर इस तरह बदनामी कैसे कर सकता है। इतने लंबे समय तक आलोक विवान को एक विक्षिप्त व्यक्ति मानता आ रहा था, लेकिन उसके लिए यह सोचना कठिन था कि वह व्यक्ति वास्तव में इस नील चक्र से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। उसी समय टेबल के बीच में रखे टेलीफोन ने कर्कश ध्वनि के साथ अपने अस्तित्व की घोषणा की और बातचीत अस्थायी रूप से बाधित हो गई। अधिकारी ने आलोक को चुप रहने का संकेत देते हुए अपने कान से रिसीवर लगा लिया। आलोक ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। फ्रेंड रिक्वेस्ट सूची में अवनी का नाम होने के कारण फ्रेंड सजेशन में अवनी सिहाग का नाम दिख रहा था। आलोक उसकी प्रोफाइल को थोड़ी अलग तरीके से देखने लगे। मन को मोह लेने वाले कैप्शंस से सजाए गए तस्वीर और कोट्स को देखकर आलोक को एहसास हुआ कि लड़की की भाषा कौशल और जानकारी असाधारण है। आलोक को याद आया कि आज फ्रेंडशिप डे है, तो उसने हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश करने का मैसेज अवनी को भेज दिया। ऐसे समय में रिसीवर रखने की तेज आवाज़ से आलोक के मन में जो क्षणिक मोह उत्पन्न हुआ वह समाप्त हो गया। विपरीत दिशा में बैठे अधिकारी की आंखें गुस्से और अपमान से लाल हो गई। शंकर सामने की कुर्सी पर बैठे एक शांत पुलिस अधिकारी को ऐसी जोर आवाज में बुलाया जिसे सुनकर आलोक चौंक गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक क्या हो गया। मुझे 24 घंटे के भीतर रघु ठक्कर मेरी मेज के सामने खड़े चाहिए। अपने सभी फोर्स का उपयोग करना है तो करो। अभी अभी बड़े साहब ने मुझे फ़ोन किया था। वह कह रहे थे कि हम नाक में तेल लेकर सो रहे हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मुंह से फिर चीख निकली जो गुस्से को दर्शा रही थी। अच्छा, तो मैं अभी चलता हूँ सर। अधिकारी का मिजाज देखकर आलोक प्रणाम की मुद्रा में कुर्सी से उठे। और सर, नंबरों की आइडेंटिफिकेशंस हो जाए तो पायल को बता दीजिएगा प्लीज़। मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कल से इस मामले की जांच वही करेंगी। शाम ढल चुकी थी कि आलोक खुशी की एक किरण लेकर थाने से बाहर आए। चारों ओर सजी धजी दुकानों को तरह तरह की लाइटों से सजाया गया है। शाम का फ्रेंडशिप डे का जश्न मनाने के लिए युवा लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए हैं। उन्हें देखकर अनजाने में उसने एक आह भरी।
कौन जाने शायद इनमें से ही कोई युवा सिर्फ पैसों के लालच में इस घेरे से जुड़ा हो। थोड़े से पैसे के लालच में पर्दे के पीछे अपनी इज्जत बेच रहा हो। आलोक ने अपना ध्यान उधर से हटा लिया और पास के एक होटल में प्रवेश किया और त्वरित भोजन का आदेश दिया। फिर खाना परोसने के बाद उन्होंने चिकन लेग पीस को मुंह में लिया और पायल को मैसेज किया, तुम विवान को अब निश्चित रूप से गिरफ्तार कर सकती हो। मैं थोड़ी देर में तुम्हें सबूत भेज दूंगा। लगभग शाम का समय था जब अवनी सोकर उठी। उसने दोपहर के भोजन के बाद एक गहरी नींद ली थी। बिस्तर से निकलने के बाद उसने सबसे पहले चार्जिंग मोबाइल फ़ोन पर ध्यान दिया। आलोक का फ्रेंडशिप डे का संदेश देखा। दरअसल अवनी को ये सब डेज रास नहीं आते। उसने आलोक के संदेश का उत्तर व्यंग भरे अंदाज में दिया। फेसबुक पर 1 मिनट में 1 लाख से अधिक फ्रेंड रिक्वेस्ट। सोशल साइट्स पर 1 मिनट में 500 नए यूजर्स जुड़ते हैं। फेसबुक पर 1 मिनट में 37,000 यूजर्स रहते हैं एक्टिव। सोशल साइट्स पर 1 मिनट में 6 लाख कमेंट्स पोस्ट होते हैं। सोशल साइट्स पर 1 मिनट में 40 लाख लाइक पड़ते हैं। सोशल साइट्स पर 1 मिनट में 100 करोड़ पोस्ट और 30,000 फोटोज डाले जाते हैं। सोशल साइट्स पर 1 मिनट में 80 करोड़ वीडियोस देखे जाते हैं। इंस्टाग्राम के 50 करोड़ यूजर्स, मैसेंजर के 1 अरब यूजर्स, व्हाट्सएप के 1 अरब यूजर्स, फेसबुक के 1.7 अरब यूजर्स। हम हैप्पी फ्रेंडशिप डे को विश सोशल साइट्स पर करने लगे हैं। उधर सोशल नेटवर्किंग वालों ने हमारे विश से कमाई की $2 बिलियन। सारे कमाई देश के बाहर। भारत को क्या मिला? $80 और भारत माता की जय। सॉरी आलोक, होप यू डोंट माइंड। लिख तो दिया, लेकिन फिर अवनी सोचने लगी क्या पता आलोक शायद बुरा मान जाए। थोड़ी उदास मन को तरोताज़ा करने के लिए आगे बढ़ी तो सामने चांदनी देवी को देखा, जो नई शादी साड़ी में दिख रही थी। बुआ, क्या कहीं जा रही हो? अवनी ने थोड़ा आश्चर्य से कहा। चांदनी देवी आमतौर पर कहीं भी नहीं जाती है। हाँ, मेरी सहेली के घर। मैंने सुना है कि आलोक की माँ की तबीयत खराब है। उसने साड़ी पर सेफ्टी पिन लगाते हुए कहा। मैं भी चलूँगी, अवनी ने अजीब मिश्रित स्वर में कहा। विशाल के घर जाने की 2 साल पहले की बातें उसे याद आ गई। कहने की जरूरत नहीं है कि जीवन में पहले प्रेमी के घर जाने से मन एक अजीब तरह का प्यार और अच्छी लगने वाली चिंता से भर गया था। तो जल्दी से तैयार हो जाओ। अवनी ने बुआ की अनुमति के बाद अपनी पसंदीदा कुर्ती को अपनी ओर खींच लिया। फिर वह कूदते हुए बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। आइए आइए विवान बाबू, मैं आपके बारे में ही बहुत देर से सोच रही थी। पायल ने अपने माथे के सामने लटके बालों को कान के एक तरफ घुमाते हुए कहा। आलोक सर के निर्देशन के अनुसार विवान से खुलकर पूछताछ करने की अनुमति मिली है, इसलिए पायल ने विवान को थाने में बुलाया। कहने की जरूरत नहीं है कि गुप्ता परिवार के छोटे बेटे ने पहले तो किंतु परंतु किया, लेकिन बाद में एक अच्छे आदमी का मुखौटा बनाए रखने के लिए सीमा से बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। क्या हुआ मैडम? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि इस असामयिक समय में इस नाचीज को याद किया आपने? विवान ने एक स्वाभाविक चेतावनी भरे अंदाज के साथ कहा। उसकी मूंछों के कोनों पर नाजुक सी मुस्कान लटकी हुई थी। उसके बोलने की भाव भंगिमा देखकर पायल अपनी कुर्सी पर बैठी हुई कांप गई। उसके शब्दों से ही स्पष्ट है कि विरोधी स्वभाव से ही बहुत शातिर है। यद्यपि वह पुलिस की नौकरी के कारण कई लोगों के संपर्क में आया, लेकिन उसे कभी भी किसी से इतनी असहज प्रतिक्रिया नहीं दिखी। वास्तव में जब किसी को पुलिस थाने में पेश होने के लिए बुलाया जाता है तो अधिकांश लोग डर से सहमे रहते हैं या फिर असंगत जवाब देते हैं। कुछ तो अपने मन में दबा हुआ गुस्सा और हताशा को आसानी से व्यक्त कर देते हैं, लेकिन विवान की भूमिका में समकालीन घटनाओं को विरुद्ध देखकर पायल थोड़ी चिंतित थी। फिर उसने अपने को संभालते हुए कहा, क्या करें बोलिए, मुझे तो अपनी नौकरी बचानी है, इसलिए मुझे नियमित जांच को भी बनाए रखना है। यही नियम सभी पर लागू होता है, चाहे वह दोषी हो या निर्दोष। हाँ हाँ, बिल्कुल, विवान ने पायल की बातों को सुनते हुए कहा। इसके अलावा यदि मैं दोषी होता तो आप लोग मुझे थाने नहीं बुलाते, सीधे मेरे घर आते। तब पड़ोस नाते रिश्तेदारों के पास मर्यादा का सवाल जो उठता। चलिए दूसरे कमरे में बैठकर बात करते हैं।
पास में खड़े सिपाही को अपने साथ आने का इशारा करते हुए पायल ने अंदर के कमरे में कदम रखा। विवान भी उसके पीछे पीछे हो लिया। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।